मुसलमानों के भले के लिए सत्ता सौंपी थी। याद रखें, भारत की पार्लियामेंट, भारत के नेता, भारत के लोग जिस दिन चाहेंगे पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। अब पाकिस्तानी भी यही सोचता है कि उसे भारत का हिस्सा हो, दिल्ली तक उसकी शासन हो। अरे भूतनी के, दिल्ली तक तो तुम्हारा शासन ही था, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा था। तुम ही अलग होकर के अपना अलग सा राज्य बनाया, फिर वापस चाहते हो कि दिल्ली तक तुम्हारा शासन हो। तो मुगलिया सल्तनत का ये ख्वाब छोड़ दें आप लोग। क्या की बात है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चार्जशीट में शामिल किया जाना चाहिए, वहाँ के डीजीपी को, एसओजी को शामिल किया जाना चाहिए कि इनपुट मिलने के बाद वो कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। नहीं, वो व्यक्ति खुद मांगने भी गया, सुरक्षा मांगे थे कि जान का खतरा है। जो व्यक्ति मांगने गया उसे आपने सुरक्षा नहीं दी। आपके देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको इनपुट दिया, उसके आधार पर भी आपने उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी। तो इसका मतलब इस मर्डर में मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस पार्टी का और कई नेता, डीजीपी और राजस्थान की पुलिस, ये सब के सब भागीदार हैं। जनता को इसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नेताओं को और कड़ी मेहनत करनी है। यदि राज्य को बचाना है, देश को बचाना है, कांग्रेस से बचाना है, लुटेरों से बचाना है, वामपंथियों से बचाना है, तो आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक के ज़माने में आपका पल्ला कब कमज़ोर पड़ जाए, यदि आप ऑनलाइन सब कुछ देखेंगे तो किसी न किसी दिन आप धोखा में रहेंगे। इसलिए ज़मीन पर उतर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को कार्य करना होगा और जन जन तक पहुँचना होगा, जिससे आप कांग्रेस पार्टी को हरा सके, नस्तो नाबूद कर सके। कुमार जी, नीतीश कुमार अपनी राजनीति का अंतिम हिस्सा, अंतिम पड़ाव, अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। जीते जी अपने ही कंधे पर अपना सौ लेकर के घूमने वाला यदि कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। इससे ज्यादा उनका अस्तित्व वजूद नहीं है फ्यूचर में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए, बहुत बेहतरीन कार्य किया, लेकिन घोटालेबाजों के प्रति उनकी सिंपैथी 10 सालों में देखने को मिली। एक भी नेता जेल नहीं गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। अभी हमारे देश में माहौल तो बना है चुनाव का, लेकिन अमित शाह और मनोज झा के बीच में जो भाषणबाजी हुई है, जो वाद विवाद जो वहां पर उत्पन्न हुआ है, उसके ऊपर हम पहुंचे हैं कनॉट प्लेस में लोगों से जानने कि अमित शाह जी ने जो भी चीजें बोली उसमें कितना सच्चाई था, कितना सत्य है वो वचन, और मनोज झा जो काउंटर कर रहे थे उसमें कितनी सच्चाई थी, क्या कुछ जो वहां पर हुआ। और 24 सीटें जो विधानसभा में वहां पीओके के लिए स्पेशल रिजर्व वहां पर कर दिया गया है, इसके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे और जानते हैं, बात करते हैं लोगों से इस विषय में। क्या नाम है सर? मैं विनय कुमार सिंह। अभी जम्मू कश्मीर में जो पीओके का हिस्सा है, वहां का 24 सीट विधानसभा के लिए स्पेशल रिजर्व कर दिया गया है, इस पे आपका क्या मानना है? क्या ये सही है या गलत? बिल्कुल सही कदम, एक दूरदर्शी कदम है। इसका भारत के भविष्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आतंकवादियों का मनोबल हो, पाकिस्तानियों का मनोबल हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के मनोबल को हम तोड़ करके रख देंगे। और एक दिन आएगा जब पीओके भारत का हिस्सा होगा और भी पाकिस्तान के बहुत से हिस्से भारत के हिस्से होंगे, पुनः भारत एक होगा। और क्योंकि हमने मुसलमानों के भले के लिए सत्ता सौंपी थी। याद रखें, भारत की पार्लियामेंट, भारत के नेता, भारत के लोग जिस दिन चाहेंगे पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। अब पाकिस्तानी भी यही सोचता है कि उसे भारत का हिस्सा हो, दिल्ली तक उसकी शासन हो। अरे भूतनी के, दिल्ली तक तो तुम्हारा शासन ही था, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा था। तुम ही अलग होकर के अपना अलग सा राज्य बनाया, फिर वापस चाहते हो कि दिल्ली तक तुम्हारा शासन हो। तो मुगलिया सल्तनत का ये ख्वाब छोड़ दें आप लोग। भारत के सुनहरे भविष्य की एकदम नींव रख दी गई है 24 सीटें रिजर्व करके। ये बहुत बढ़िया कदम, क्योंकि समाज जब तक आप विस्तार नीति नहीं अपनाएंगे तब तक आपका राज्य, देश की सीमाएं बड़ी नहीं होंगी। आप घटती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी। कोई एक राज्य दो मिलके बड़ा राज्य नहीं बड़ा ना, टूटा ही है। तो वो टूट का जब जोड़ जो अब लगाएंगे तब वो राज्य बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, संस्कृति बढ़ेगी, इकॉनमी बढ़ेगी। तो बढ़ाना आवश्यक है, चाहे वो आर्थिक सीमाएं हों, सामाजिक सीमाएं हों, भौगोलिक सीमाएं हों, उसको बढ़ाने का एक राजा का कर्तव्य होता है। उसको बखूबी निभाया है अमित शाह मोदी जी ने, उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। अमित शाह जी बोल रहे थे अपने भाषण के दौरान कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, हमारे देश में युद्ध चल रहा था, अगर 3 दिन पहले युद्ध बंद न करवाया होता तो भारत वो युद्ध जीत जाता। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, भारत अगर नेहरू गलती ना करते तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानियों का कब्जा नहीं होता।
खाली पा करके, कमज़ोर पा करके पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया। जब वो वहाँ का राजा आपसे रिक्वेस्ट किया तब जाके आप लेट पहुँचते। अगर टाइम से आपने एक्शन लिया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो वैसे ही होता। लेकिन जो पीओके वाला हिस्सा है वो अभी भारत में होता वो पीओके वाला हिस्सा जब कैसे कर गया पाकिस्तान के पास, उन्होंने सेना का कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पता चला कि आपकी सेना युद्ध विराम कर विराम की घोषणा कर लेती है। युद्ध विराम जब पूरा क्षेत्र आपके कब्जे में नहीं आया, पूरा राज्य कब्जे में नहीं है, तो युद्ध विराम किस बात की? कौन से भूखे मर रहे थे आप? ले जाते खदेड़ के उनको, वो इस्लामाबाद तक छोड़ के आते और फिर ये झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन नेहरू की अदूरदर्शी राजनीति कहें, इच्छा शक्ति कहे या मनोबल कहे, जिसकी वजह से कई बार देश को झटके लगे, वो उसमें से एक झटका ये जम्मू कश्मीर का भी था। जब आगे और भविष्य में, क्योंकि कहा जाता है जब तक 370 था 45,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है और इसके जिम्मेदार अमित शाह बता रहे थे कि नेहरू जी हैं इसके जिम्मेदार 45,000 लोगों के मौत का। तो अब भविष्य में क्या वहां पर होने वाला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। उसके बाद जो राजनीति में राजनेता आए जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने अपने बच्चों का खून बहा करके राजनीति की रोटियां सेकते रहे। आज 370 हटा, उन नेताओं के करियर को बर्बाद करके जेल में ठूस दिया गया, सारा गोली पटाखा खत्म हो गया। तो जाहिर सी तौर पर सबसे भ्रष्ट नेता अगर आपको देखना है तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, और उसके बाद अगर उससे आना है तो दिल्ली की विधानसभा में बैठे नेताओं को देख लीजिए। यही दो राज्य हैं जो सबसे भ्रष्टतम राज्यों में से एक है। और ये राज्य ऐसे हैं इस समय कि अपने ही बच्चों को मरवा करके ये राजनीति की रोटियां सेकते थे। केजरीवाल आया तो दिल्ली में दंगे हुए, अपने ही बच्चों को मरवा के राजनीति, कौन सी राजनीति कर रहे? वही दंगा पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आप देखने को मिले, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी XYZ हो, सबने अपने बच्चों के हाथों में बम, पटाखे, गोली और पत्थर दे करके उनका कैरियर बर्बाद करते रहे, अपनी राजनीति करते रहे। तो ये दुष्टों की राजनीति जो राजनेताओं ने किया, जम्मू कश्मीर के नेताओं ने किया, खास करके मुस्लिम नेताओं ने किया, उन्होंने ही अपने बच्चों को जहन्नुम पहुंचाया, उनकी मौत का कारण बने, उनकी हत्या का कारण बने, उनके जीवन को, परिवारों को बर्बाद करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर दूसरा कोई है तो वो वहाँ के नेता खुद है। चलिए अब सवाल आते, थोड़ा जयपुर चले जाते हैं। सुखदेव सिंह की वहाँ पर घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भी थे। तो क्या ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि बीजेपी जीती है और वहाँ पर किसी न किसी हिंदू नेता या किसी हिंदू संगठन से जुड़े व्यक्ति की हत्या हो जाती है? गोगा मेडी की हत्या की बात है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चार्जशीट में शामिल किया जाना चाहिए, वहाँ के DGP को, SOG को शामिल किया जाना चाहिए कि इनपुट मिलने के बाद वो कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। नहीं, वो व्यक्ति खुद मांगने भी गया, सुरक्षा मांगे थे कि जान का खतरा है। जो व्यक्ति मांगने गया उसे आपने सुरक्षा नहीं दी। आपके देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको इनपुट दिया, उसके आधार पर भी आपने उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी। तो इसका मतलब इस मर्डर में मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस पार्टी का और कई नेता, DGP और राजस्थान की पुलिस, ये सब के सब भागीदार हैं और इन पर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए, चार्जशीट में इन लोगों के नाम होने चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण थे, किस वजह से आपने सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा देश की पुलिस, मिलिट्री का उपयोग केवल कुछ नेताओं, कुछ पार्टी परिवारों के लिए नहीं है। जन जन की सुरक्षा का दायित्व है एक पुलिस के ऊपर, एक मिलिट्री के ऊपर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर। और आप सत्ता में रह के इस काम को विफलतापूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पे आप दोषी हैं, आप इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर भी हो सकते हैं। इसलिए इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इनको चार्जशीट करते हुए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, कि इनका कॉन्स्पिरेसी में, मर्डर करवाने में, करने में क्या रोल है कांग्रेस पार्टी का, क्या रोल है अशोक गहलोत का, क्या रोल है DGP का, ये सब क्लियर होना चाहिए पब्लिक। अच्छा, दोषी दिख रहे, ऐसी वारदात हुई है वहां पर और अभी वहां पर मतलब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो घोषित अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या लगता है जब इस घटना के चलते कुछ दिन और डिले हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना, और सोच विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी की किसके हाथ में देना चाहिए अब सत्ता? देखिए, इस समय पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में चल रही, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो निर्णय लेना हो, न्याय करना हो तो देरी कैसी। लेकिन इतिहास से देखिए आप, कमलेश तिवारी के हत्यारों को क्या सजा मिल गई? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कोई ऐसी एस्टैब्लिशमेंट की, कोर्ट की, अदालत की, जो कमलेश तिवारी जैसे हत्यारों को सजा दे सके? कन्हैया लाल के हत्यारों को क्या सजा मिल गई? तो फिर गोगा मेडी के हत्यारों को सजा कैसे मिलेगी? कौन सा आधार, कौन सी कोर्ट, कौन सा जस्टिस सिस्टम, कौन सी जुडिशरी, कौन सा जज आपने अपॉइंट कर रखा है?
और ऐसे जज और जुडिशरी जिस देश में ना हो उस देश को समाप्त होने में देर नहीं लगती। तो इन जुडिशरी को, इस रद्द जुडिशरी को, कचड़े वाली जुडिशरी को, कचड़े वाले जस्टिस सिस्टम को फेंक करके हमें नई जुडिशरी का निर्माण करते हुए ऐसे अपराधों को समाप्त करने की नींव रखनी होगी। ये काम राजस्थान की सरकार का है, दिल्ली की सरकार का है। जो दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कमलेश तिवारी के हत्यारों को सजा न दिला पाई हो, वो गोगा मेडी के हत्यारों को कहाँ से सजा देगी और कहाँ से दिलाएगी? तो ये जमीन आसमान का सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका यथार्थ से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन यथार्थ पे लाएंगे तो ही आप नायक कहलाएंगे, अन्यथा आप भी चाटुकार नेता की तरह सत्ता में बैठ जाइए और सत्ता का मजा लीजिए। गोगा मेडी जैसा कई गोगा मेडी मरेंगे, इस मिट्टी में दफन होंगे, कई कमलेश तिवारी मरेंगे, कई कन्हैया लाल हो जाएंगे। तो ये तो निर्धारित करना नए मुख्यमंत्री का दायित्व है, वो करता है कि नहीं करता है, लायक है कि नहीं लायक है, ये तो 4 दिन बाद ही पता लग जाएगा। चलिए, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, थोड़ा ये सब मुद्दे से हटके अब वर्तमान में आ जाते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये 3 राज्य एक साथ अभी जीतना 2024 के चुनाव के लिए? जनता को इसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नेताओं को और कड़ी मेहनत करनी है। यदि राज्य को बचाना है, देश को बचाना है, कांग्रेस से बचाना है, लुटेरों से बचाना है, वामपंथियों से बचाना है, तो आपको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक के ज़माने में आपका पल्ला कब कमज़ोर पड़ जाए। यदि आप ऑनलाइन सब कुछ देखेंगे तो किसी न किसी दिन आप धोखा में रहेंगे। इसलिए ज़मीन पर उतर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को कार्य करना होगा और जन जन तक पहुंचना होगा, जिससे आप कांग्रेस पार्टी को हरा सकें, नस्त नाबूद कर सकें और अपनी विजय सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए बिना कठिन मेहनत के कोई कारण नहीं है कि आप 2024 का इलेक्शन जीत जाएं। इसलिए कठिन मेहनत करना आपके हिस्से में है, आपके हक में है, आपके फायदे में, उसे आप करिए। चलिए, अब मतलब ये जब बात हो गई है तो थोड़ा 4-5 नेताओं के नाम पर एक क्विज खेल लेते हैं। मैं नेताओं का नाम बताऊंगा, आपको उनके विषय में 2 शब्द कहने हैं। पहला नाम मेरे जुबान से निकलने वाला लालू यादव। देखिए, लालू यादव एक होनहार नेता थे बिहार के, लेकिन अपने कर्मों से अपनी दुर्गति के कारण बन गए। यदि वो घोटाला ना करते तो बिहार की जनता उनको सर माथे पर तिलक बना के रखी थी। वो तिलक मिटा करके अपने माथे पर कचड़ा पोतने का काम स्वयं लालू प्रसाद यादव ने और ज़्यादा धन के चक्कर में कर लिया। ऐसा ना करते तो वो बिहार के एक और भी बहुत बड़े नेता होते। मुख्यमंत्री पद तो उनके हमेशा चरणों के नीचे ही रहता, लेकिन मुख्यमंत्री अब उनके सर पे बैठा है। ममता बनर्जी अपने राज्य के साथ, अपने देश के साथ दोगली राजनीति कर रही हैं। जिन मुसलमानों, बांग्लादेशियों के प्रति वो इतना हमदर्दी दिखा रही हैं, वो हमदर्दी जब उनके राज्य के कोई बेटा बेटी मारा जाता है, बेरहम हत्या होती है, मर्डर होता है, तब नहीं दिखती। इसलिए अपने देशवासियों, अपने बच्चों के प्रति दोगली राजनीति करके, केवल घुसपैठियों के प्रति संपत्ति रख के आप राज्य की, देश की बड़ी नेता नहीं बन सकते। अखिलेश यादव में उनके बाप की शक्ल दिखती थी लोगों को उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव की तो लोगों ने सोचा शायद नया बेटा, नया रंगरूट होगा, नया खून होगा, नई नीति, नया एजेंडा अपनाएगा, लेकिन वो उसी ढर्रे पे चले गए जो उनके पिताश्री का था। नतीजा ढाक के 3 पद, जनता ने उनको भी कूट करके पाताल में पहुंचा दी। राहुल गांधी मरी हाथी 9 लाखी वाली कहानी है। केवल बड़े परिवार में, बड़े घर में जन्म लेने की वजह से मरी हुई हाथी 9 लाख की हमेशा होती है। वही हालत राहुल गांधी के, इससे ज्यादा उनकी हैसियत कोई है नहीं। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। दिल्ली में भी केजरीवाल नरकासुर का अनुभव दिल्ली कर रही है। बेईमानी हो, घोटाला हो, रिश्वत हो, कोरोना काल में अपने राज्यवासियों को जहन्नुम में पहुंचाने की हर व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की। दंगाइयों में शामिल इनकी पार्टी रही, इनका नेता रहा और उस दंगाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जेल में भी इनका मिनिस्टर रिश्वत लेने से, कटमनी लेने से न चुका। ऐसे कचड़ा केजरीवाल से, ऐसे नरकासुर से दिल्ली जितने जल्दी मुक्त हो जाए, उतना ही दिल्ली का भविष्य सुंदर और साफ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये 3 नामों के बारे में थोड़ा विशेष जानना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ एक निडर, साहसी नेता है, परंतु जो वो कार्य बुलडोजर से कर रहे हैं वो संविधान से स्थापित होना चाहिए। उनके रहने के बाद भी उनकी धमक होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जमीन पर। इसलिए योगी आदित्यनाथ को जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जो न्याय की कार्रवाई है, अदालतों के माध्यम से डीएम, एसडीएम, कलेक्टर को जो काम करना है वो हर समय मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। तो ऐसी व्यवस्था बनाने की योगी आदित्यनाथ जी को जरूरत है। नीतीश कुमार जी।
नीतीश कुमार अपनी राजनीति का अंतिम हिस्सा, अंतिम पड़ाव, अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। जीते जी अपने ही कंधे पर अपना शव लेकर के घूमने वाला यदि कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। इससे ज़्यादा उनका अस्तित्व वजूद नहीं है फ्यूचर में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए, बहुत बेहतरीन कार्य किया, लेकिन घोटालेबाजों के प्रति उनकी सिंपैथी 10 सालों में देखने को मिली। एक भी नेता जेल नहीं गया, रिकवरी के नाम पर मामूली रिकवरी की गई, किसी बड़े नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अजीत पवार जैसे घोटालेबाज से आपको संधि करनी पड़ी, तो इसका निश्चित तौर पे कारण है कि आप भी पृथ्वीराज चौहान की तरह गलतियां कर रहे हैं, जिसका खामियाजा है कि आपको लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और तमाम भ्रष्टाचारियों से दो हाथ करके इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उसमें भी सांस फूल रही है लड़ते लड़ते। तो ये दुष्परिणाम है उसका, जो आपने अपराधियों पर, बेईमानों पर, लुटेरों पर, डकैतों पर रहम करके, गलबहियां करके, दोस्ती करके, याराना निभा करके तैयार किया है। चलिए एक आखिरी सवाल, 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक या फिर इंडी अलायंस का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, मोदी जी सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री है इस समय, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, प्रधानमंत्री थे। बेहतरीन देश में डिलीवरी की थी उन्होंने, विकास की। उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया था। तो ये गलती दोबारा देश ना करे, इसके लिए बहुत सावधानी से, कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे आप, तभी 2024 की सत्ता और चाबी मिल सकती। वरना धूर्तों का, लॉलीपॉप बांटने वालों का, हजारों करोड़ लुटा करके जनता को लुभाने का कांग्रेस का अनुभव कोई कमजोर अनुभव नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर और जानेंगे लोगों का मत क्या है, 2024 में सरकार किसकी बनेगी, अभी और देश में जो चीजें चल रही है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।